हेलो एवरीवन। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने उत्प्रेरकों की बात करी थी, हमने टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल मैं तुम्हें बता रहा था नेगेटिव कैटलिस्ट, ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या थे ऋणात्मक उत्प्रेरक? वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, कम कर दे, उसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक। एग्जाम्पल, परोक्साइड का अपघटन। कल मैंने बताया था तुम्हें ऑक्साइड क्या होता है, परोक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, तो अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो ध्यान से, H2O2 ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। स्ट्रक्चर देखो इसकी। तो मैंने कल क्या बताया था, जिसमें ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H लग गए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 2 मोल ले लिए। ठीक है, क्या बनाएगा टूट के? वाटर और फूड। क्लियर, सब जानते हो। अब अगर इस रिएक्शन में मैं ग्लिसरॉल मिला दूं, क्या मिला दूं? ग्लिसरॉल अगर मैं इस रिएक्शन में मिला दूं तो इस अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी कि अब कम क्यों हुआ? जब ये रिएक्शन चल रही थी, जब ग्लिसरॉल नहीं था तब तो सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही तुमने ग्लिसरॉल डाला तो रिएक्शन का वेग क्या हो गया? वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब ग्लिसरॉल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? नेगेटिव कैटालिस्ट की तरह। ठीक है, ग्लिसरॉल होता क्या है? तो देखो बेटा, ग्लिसरॉल होता है डाई अल्कोहल। ठीक है, ये होता है तुम्हारा ग्लिसरॉल। ठीक है, 3 OH समूह होते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल में, यानी कि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये था नेगेटिव कैटालिस्ट का एग्जांपल। ओके, अब आगे चलते हैं। तो हमारे यहां 2 उत्प्रेरक हो गए, धनात्मक और ऋणात्मक। अब देखो उत्प्रेरकों का मेन काम क्या है। ठीक है, उत्प्रेरकों का मेन काम क्या है? अब देखो, अगर किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया का पथ क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। यानी जहां अभिक्रिया ज्यादा टाइम ले रही थी वहां क्या लेगी? कम टाइम लेगी। ठीक है, समझ गए मतलब? यानी कि अगर उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में उपस्थित है तो जो अभिक्रिया 10 मिनट में पूरी हो रही थी, तो अगर उत्प्रेरक धनात्मक है तो वो अभिक्रिया क्या मिनट किसमें खत्म हो जाएगी? 5 मिनट में। यहां से क्या दिख रहा है तुम्हें? अगर उत्प्रेरक उपस्थित है तो क्या टाइम कम लग रहा है। क्लियर है? यानी रास्ता छोटा हो जाता है, बहुत जल्दी तय कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, तो अगर मैं ऊर्जा और अभिक्रिया की गति के मध्य ग्राफ खींचूं तो देखो, ये पथ है उत्प्रेरकों की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, और ये पथ है उत्प्रेरकों की उपस्थिति में। अब खुद देख लो कौन सा छोटा है, ये वाला या फिर ये वाला। इसको बोल दिया मैंने फर्स्ट डायग्राम, इसको मैंने बोल दिया सेकंड डायग्राम। तो अगर उत्प्रेरक है तो देखो रास्ता क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, उत्प्रेरक नहीं है तो रास्ता देखो क्या है तुम्हारे सामने। इसका एग्जांपल है, समझ गए होंगे ग्राफ से कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का पथ क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा। जो अभिक्रिया ज्यादा टाइम में कंप्लीट हो रही थी वो अभिक्रिया कम टाइम में कंप्लीट होगी। ठीक है, ये किसकी बात है? धनात्मक उत्प्रेरकों की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा कैटालिस्ट, थर्ड कैटालिस्ट पढ़ेंगे। ऑटो कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑटो कैटालिस्ट, हिंदी में स्वतः उत्प्रेरक।
जो अपने आप, सिंपल सा नाम से पता चल रहा है, स्वतः अपने आप। क्लियर है? परिभाषा देखो, इसकी डेफिनेशन देखो, कोई अभिक्रिया है A प्लस बी टेंड्स टू C प्लस D, क्या कोई उत्प्रेरक है, क्या कोई कैटालिस्ट है? तो क्या होगा, ध्यान से देखो। तो देखो जैसे अब A और B जब क्रिया करेंगे तो भाई धीरे धीरे C बनेगा और धीरे धीरे D बनेगा, ऑब्वियसली बात है। 21 में पढ़ा होगा तुमने 11th में साम्य अवस्था, तो वहां पे पता चलता है कि जैसे जैसे A और B बनते हैं धीरे धीरे क्या बनता है, C और D बनता है। तो मान लो जैसे ही स्टार्टिंग में A और B ने क्रिया करना प्रारंभ किया, थोड़ा सा C बन गया, हल्का सा, थोड़ी मात्रा में C बन गया। तो जब अभिक्रिया में C नहीं बना था, अभिक्रिया आराम से हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया में थोड़ा सा C बन गया, हल्का सा 0.01 मोल पर लीटर बन गया, तो हमने क्या देखा कि अचानक से अभिक्रिया जल्दी होने लग गई, यानी अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, इंक्रीज। क्या हो गया, इंक्रीज। अब यहां उत्प्रेरक की तरह काम कौन कर रहा है, C, क्योंकि उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। क्लियर है? यानी जैसे ही C बना तो अभिक्रिया क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यानी कि C किस तरह काम कर रहा है, उत्प्रेरकों की तरह। ठीक है? तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद ही उत्प्रेरकों की तरह क्रिया करें या उत्प्रेरकों की तरह काम करें, उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उस ऑटो कैटालिस्ट। ठीक है? स्वतः उत्प्रेरक। ओके, ये तुम्हारे क्या था, स्वतः उत्प्रेरक। ठीक है? एग्जांपल देखो, तुमने पढ़ा होगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अब ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया में बना उत्पाद केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, वो घटा भी सकता है। ठीक है? मेन काम मतलब उत्प्रेरक की तरह काम करेगा, या तो वेग को बढ़ा देगा या वेग को घटा देगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, सब जानते हो, इथाइल एसीटेट का सूत्र CH3COO2H5, हाइड्रोलाइसिस HOH। तो जब भी इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस में एथेनॉल। ये पढ़ोगे तुम कहां, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 11 एल्कोहल में पढ़ोगे। ठीक है? और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ोगे। दो जगह रिएक्शन आएगी, वहां अपने आप मत जाना कि कैसे बना, वहां क्रियाविधि भी होगी शायद। ठीक है? तो वहां तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा कैसे बना कैसे नहीं बना, यहां अपना ज्यादा काम नहीं है। अब देखो इस अभिक्रिया में क्या होता है, देखो A, B, C और D। तो जैसे ही अभिक्रिया में थोड़ी सी मात्रा में एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, अभिक्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सिंपल सा। तो क्या है ये, स्वतः उत्प्रेरक। तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑटो कैटालिसिस, स्वतः उत्प्रेरण। अभिक्रिया कहलाएगी स्वतः उत्प्रेरण, और ये एसिटिक एसिड क्या कहलाएगा, ऑटो कैटालिस्ट, स्वतः उत्प्रेरक। क्लियर? यानी सिंपल सा, जिस अभिक्रिया में उत्पाद ही किसकी तरह काम करे, कैटालिस्ट की तरह। किसकी तरह, कैटालिस्ट की तरह। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट react as a catalyst known as auto catalyst and the reaction is known as auto catalysis। डन? ये था तुम्हारा ऑटो कैटालिस्ट। ठीक है? अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं चौथा, बायो कैटालिस्ट, जैव उत्प्रेरक। अब सब बायो वाले बच्चे जान गए होंगे जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। जैव शब्द का मतलब ही क्या है, जैव वर्ड का मीनिंग ही क्या है, बायो का मतलब लाइफ, जीवन, यानी जीवन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शन है, बॉडी में जितनी भी रिएक्शन होती है, उन सब में कारण में कैटालिस्ट आता है। सिंपल सा। तो ध्यान से देखो, सीधा एग्जांपल, यूरिया का हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में होगा, यूरिया एंजाइम क्या बनाता है, 2 मोल NH3 1 मोल CO2। ठीक है? माल्टेज का हाइड्रोलाइसिस क्या बनाएगा, सॉरी माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस किस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, माल्टेज ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है? सिंपल। तो ध्यान से देखो,
यूरिएज और माल्टेज क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, कैटालिस्ट। क्या हो गए, कैटालिस्ट। कौन से, जैव कैटालिस्ट, सॉरी बायो कैटालिस्ट, जैव उत्प्रेरक। ये स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि तुम यूरिया के जल अपघटन में माल्टोज को घुसा दो ना, यूरिया का अगर जल अपघटन है तो कौन सा कैटालिस्ट काम में आएगा, यूरिएज आएगा, तीसरा कोई भी काम में नहीं आएगा। यानी स्पेसिफिक होते हैं, हर रिएक्शन के लिए फिक्स हो गए भाई इसका तो मैं ही करूंगा, ठीक है, दैट्स इट। माल्टोस, माल्टेज ही, ठीक है, कुछ एंजाइम है सारे, बहुत सारे हैं, अपन ज्यादा नहीं पढ़ना, बायो थोड़ी है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं, एक दो रिएक्शन याद कर लो बस, दैट्स काफी है। हां बायो होती तो पूरे सारे एंजाइम याद करने पड़ते हैं, यूरिया, जाइमेज, माल्टेज, ग्लूकेज सब पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। यहां केवल दो, यानी सिंपल सा ये स्पेसिफिक होते हैं। क्या काम है, जैव रिएक्शन में बायो रिएक्शन जो होती है, बायो कैटालिस्ट बायो रिएक्शन जो होती है बॉडी के अंदर, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन की वेलोसिटी अप या डाउन, दैट्स इट, ठीक है। और इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है मेनली, ये क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन। अब देखो उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक दोनों में अंतर क्या है, जैव उत्प्रेरक केवल जैव रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, जबकि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मेजर अंतर ये इनके बीच कि जो जैव उत्प्रेरक है वो केवल जैव रासायनिक अभिक्रिया जो बॉडी में होती है उनमें ही भाग लेंगे, ठीक है, और जो उत्प्रेरक है वो केवल रासायनिक अभिक्रियाओं में ही भाग लेगा, ओके। तो ये दोनों में क्या है, मेजर डिफरेंस, सिंपल नोट कर लो अगर नोट करना चाहो तो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कंप्लीटली टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, टू टाइप्स, on the basis of physical state, on the basis of action, on the basis of physical state two types, homogeneous, heterogeneous, on the basis of action there is four types, first positive, second negative, third auto, fourth biocatalyst। अब देखो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाविधि को अटैक करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाविधि को इफेक्ट करते हैं, यानी कि some substance which affect the activity of catalyst, यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया की सक्रियता को अटैक नहीं करते, वो किसके साथ क्रिया करते हैं, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, पहला होता है कैटालिस्ट प्रमोटर, नाम सुना होगा, उत्प्रेरक वर्धक, हिंदी सुनकर तो मजा आता तुम लोगों को, है ना, प्रमोटर नहीं सुना होगा, उत्प्रेरक वर्धक सुना होगा, अब खुश हो गए, हाँ सर ये तो जानते हैं, है ना, हिंदी मीडियम वालों की ये कमी होती है। कैटालिस्ट प्रमोटर, सेकंड कैटालिस्ट इनहिबिटर, उत्प्रेरक विष। अब ये क्या करेंगे, उत्प्रेरक की क्रिया को अटैक करेंगे, उत्प्रेरक की क्रिया को इफेक्ट करेंगे, यानी उसको उत्प्रेरक की क्रिया को या तो कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे। ज्यादा कर देंगे तो क्या कहलाएंगे, कैटालिस्ट प्रमोटर, कम कर देंगे तो क्या कहलाएंगे, कैटालिस्ट इनहिबिटर, यानी कैटालिस्ट सॉरी उत्प्रेरक विष। इसको बोलेंगे उत्प्रेरक वर्धक, इसको बोलेंगे उत्प्रेरक विष, ठीक है। यानी कि अगर मैं परिभाषा बताऊं उत्प्रेरक वर्धक की तो क्या परिभाषा होगी, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रिया को बढ़ा दे, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा दे, उसे क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक वर्धक। और वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर दें उसे क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक विष, ठीक है। तो देखो एक ही रिएक्शन में दोनों चीज समझ जाओगे। वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि 10th क्लास में सब कुछ दे रखा है, बट क्या करें सिलेबस में थोड़ा हिंट देना पड़ेगा। 10th क्लास पढ़े हुए तुम्हें 2 साल हो गए, तो हो सकता है 2 साल में कुछ भूल गए, दिमाग से निकल गया हो, है ना, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। हैबर अमोनिया है, हैबर मेथड है किसका, अमोनिया बनाने का, इंडस्ट्रियल मेथड है। औद्योगिक में, इंडस्ट्री में जितनी अमोनिया बनती है इसी मेथड से बनती है, ठीक है, याद रख लो, सिंपल है, सस्ता है। दोनों में कैटालिस्ट क्या है, Fe, कल ही बताया था, पॉजिटिव कैटालिस्ट बढ़ाएगा।
अब अगर Fe में मैं मोलिब्डेनम मिला दूं, क्या मिला दूं? मोलिब्डेनम M, तो ये क्या करेगा? ये मोलिब्डेनम Fe की सक्रियता को बढ़ा देगा। किस सक्रियता को? Fe की सक्रियता को। और अब कुछ सोचो, Fe किस में क्या, Fe क्या करेगा? अगर Fe की सक्रियता बढ़ी तो रिएक्शन क्या कर देगा? वो जल्दी कंप्लीट कर देगा। अब देखो यहां MO का काम क्या है? कैटालिस्ट को अफेक्ट करना, कैटालिस्ट की सक्रियता को बढ़ाना या घटाना। तो MO क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। वो ना तो N2 को बढ़ा रहा है, ना H2 के साथ कुछ कर रहा है, वो NH के साथ भी कुछ नहीं कर रहा। वो कर क्या रहा है? वो केवल उत्प्रेरक की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, यानी कि उत्प्रेरक वर्धक। अगर इसी तरह मैं Fe में कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दूं तो अब ये क्या करेगा? ये Fe की क्रियाशीलता को क्या कर देगा? एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। और अगर Fe की एक्टिविटी डिक्रीज हुई तो रिएक्शन की क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो पूरी चेन बन जाती है। रिएक्शन किससे इफेक्ट होती है? कैटालिस्ट से। और कैटालिस्ट किससे इफेक्ट होता है? कैटालिस्ट प्रमोटर से या कैटालिस्ट इनहिबिटर से। यानी कि सिंपल सा, कैटालिस्ट प्रमोटर तो कैटालिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाएंगे और कैटालिस्ट इनहिबिटर कैटालिस्ट की एक्टिविटी कम कर देंगे। और अगर कैटालिस्ट की एक्टिविटी अप, रिएक्शन की एक्टिविटी भी अप, कैटालिस्ट की एक्टिविटी डिक्रीज, रिएक्शन की एक्टिविटी भी डिक्रीज। ठीक है, ये सिंपल चीज है तुम्हारी। ये हो गए तुम्हारे कैटालिस्ट प्रमोटर और कैटालिस्ट इनहिबिटर। सिंपल सा है, समझ आ चुका होगा, है ना? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट है क्या? भाई यहां तुमने होमोजेनियस का नाम सुना होगा, होमोजेनियस कैटालिस्ट, सॉरी कैटालिसिस आ गया यहाँ पे। ठीक है, उत्प्रेरण। हिंदी बता रहा हूं टॉपिक की। समांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत, कि समांगी उत्प्रेरण होता है तो कैसे होता है, कैसे समांगी उत्प्रेरक काम करता है, कैसे वो प्रोसीड होता है। How is proceed of a homogeneous catalyst in a homogeneous catalysis, कि कैसे कोई समांगी उत्प्रेरक प्रोसीड होता है, क्रिया करता है किसमें? समांगी उत्प्रेरण। सिंपल सा। तो इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या है। अब देखो कल मैंने इसका एग्जांपल बताए थे, उसी को लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया अगर O2 से करा दूं, ये 2 मोल ले लो, क्या बन जाएगा? 2SO3। और इसमें क्या मिला था मैंने? उत्प्रेरक N। समांगी में गैस 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 गैस, जब सबकी फिजिकल स्टेट सेम हो क्या बोलेंगे? होमोजेनियस कैटालिस्ट। रिएक्शन को क्या बोलेंगे? होमोजेनियस कैटालिसिस। क्लियर? अब देखते हैं क्या है। तो ये सिद्धांत कहता क्या है? ये सिद्धांत पहली बात क्या कहता है कि समांगी उत्प्रेरण की जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया होती है, वो एक मध्यवर्ती यौगिक के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा? मध्यवर्ती यौगिक के द्वारा संपन्न होती है। जैसे तुम जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 रिएक्शन आएंगी, SN1 और SN2। हो सकता है तुमने पढ़ भी ली हो। तो SN1 में मध्यवर्ती यौगिक बनता है, इंटरमीडिएट बोलते हैं, और SN2 में बनती है ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, यानी संक्रमण अवस्था। तो वही मध्यवर्ती बनता है। SN1 में क्या होता है? मध्यवर्ती स्थायी होता है। SN2 में क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट अस्थायी होती है। पढ़ा होगा तुम सबने, नहीं पढ़ा तो स्कूल खुलने पर पढ़ लो। अब देखो ध्यान से, मध्यवर्ती यौगिक के द्वारा कंप्लीट होती है, एक बार पता चल गई। सेकंड, इसमें क्या होता है? जो उत्प्रेरक है वो अभिकारकों से क्रिया करता है।
ठीक है, दो काम हो गए सिद्धांत में। पहला सिद्धांत मध्यवर्ती यौगिक बनता है, ठीक है। सेकंड उत्प्रेरक है जो क्या करता है, अभिकारकों से क्रिया करता है, और जब उत्पाद बनेगा तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या होता है, बाहर निकल जाता है। कैसे, देखो, यानी कि यहां पे सिर्फ एक लाइन याद रखो सिद्धांत में कि समांगी उत्प्रेरण मध्यवर्ती यौगिक द्वारा संपन्न होती है, अभिकारक उत्प्रेरक से क्रिया करेगा और उत्पाद बनते समय उत्प्रेरक एज इट इज जैसा वो स्टार्टिंग में था वैसा कि वैसा बाहर निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, वो केवल उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। खुद जैसा है लास्ट में वैसा कि वैसा बाहर निकल जाएगा। तो देखो ध्यान से, कोई रिएक्शन है तुम्हारे सामने, ये रिएक्शन है X, इसमें एक उत्प्रेरक है, ठीक है। A क्या है, रिएक्टेंट, B क्या है, प्रोडक्ट। क्लियर। अब देखो ध्यान से, ये अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, समांगी दोनों, मान लो ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, समांगी होगी। अब सबसे पहले क्या होगा, A जो है वो क्रियाकारक है, किससे क्रिया करेगा, X से, और क्या बनाएगा, AX, ये बन गया तुम्हारा मध्यवर्ती यौगिक। मध्यवर्ती यानी बीच में जो बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। मध्यवर्ती को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड, मध्यवर्ती यौगिक बन गया। बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये AX, ठीक है, हो गया। अब ये AX B से क्रिया करेगा, मैं दोबारा लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, A प्लस एक्स टेंस टू AX। मार्कर में इंक नहीं है, खत्म हो चुकी है ना, मेरे पास भी इंक खत्म हो चुकी है, तो प्लीज थोड़ा काम चला लो, कल के लेक्चर में इंक अच्छी मिलेगी तुम्हें मार्कर में, ओके। तो आज आप इस वीडियो में केवल काम चला लो, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ तो डार्क लिखने ताकि तुम्हें दिख जाए। ठीक है, अब ये AX जो है दिख रहा होगा, ठीक है, दिख गए। पहला पद, इसने A ने क्या करा, X से क्रिया करा, नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। अगर बहुत मुझे बार बार हो रहा है तो ठीक है, चलो कोई नहीं। आज मार्कर में नहीं है तो आज के लेक्चर को नहीं स्टॉप करते हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट हम कल पढ़ेंगे, ओके। तो इतना वीडियो पढ़ो, ठीक है, बुक में से भी देखो इसको क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं आया तो पूछिए, है ना। तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। माफी चाहता हूँ कि मार्कर में इन्हीं वजह से लेक्चर रोकना पड़ा, इंक में डाल के कल इसको अपन स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आज के लिए थैंक यू।